हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 18th ऑफ नवंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस स्लाइड्स की, तो टेलीग्राम चैनल क्रिएटेड है यूपीएससी काइट के ही नाम से। आप वहां पे जाके चैनल को फॉलो कर सकते हैं और ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। आप इसे अपनी रेफरेंस के तौर पे रख सकते हैं। तो वीडियो ज़रूर लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें। अब चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में। तो ये आज की पहली न्यूज़ है जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो ये इंडिया और नाइजीरिया कंट्री की रिलेशनशिप के बारे में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है, क्योंकि अभी अम, इंडिया के द्वारा नाइजीरिया कंट्री में विज़िट की गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। क्योंकि ये कुछ 3 कंट्री थी, अफ्रीकन कंट्री, जहाँ इनके द्वारा डिसाइड की गई थी, यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कि ये विजिट करेंगे इन कंट्रीज़ में। उसके बाद फिर वो ब्राज़ील विजिट करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर। क्यों करेंगे? क्योंकि G20 की 2024 यानी इस साल वाली समिट, वहाँ पे 19 समिट होने वाली है, इसीलिए। तो वहाँ विजिट करने से पहले नाइजीरिया कंट्री को विजिट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। तो यही दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो टाइज़ हैं उसके बारे में बेसिकली बात की गई है इस आर्टिकल में। और G20 के बारे में बात की गई है कि अभी ये होने वाली है और यहाँ पे क्या डेवलपमेंट उठाई जाएगी, वो सारी चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। तो अब हम G20 ही इंपॉर्टेंट है उसे देखेंगे। हालांकि बहुत बार डिस्कस किया है पर न्यूज़ में है, रिवीजन आपकी हो जाएगी एक बार दोबारा से। तो G20 क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, याद रखनी है कि ये फोरम है, ये कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या इंटर गवर्नमेंटल या रीजनल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब G20 के अंदर 19 सॉवरेन कंट्रीज आती हैं, यूरोपियन यूनियन वाली कंट्रीज आती हैं और अफ्रीकन यूनियन वाली भी कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। काम क्या करती हैं? तो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड कोई सी भी अगर इश्यूज है उस पर ये डील करते हैं, या इंटरनेशनल फाइनेंस स्टेबिलिटी की बात हो, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की बात हो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो, तो इन सारी चीज़ों पे G20 के जो मेंबर्स हैं, राइट, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं और वर्क करते हैं। G20 को कहा जाता है कि इसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमीज कंसीडर किए जाते हैं, जो कि इंडस्ट्रियलाइज और डेवलपिंग कंट्री दोनों को मिलाकर हैं। और 80% ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट कवर की जाती है G20 के मेंबर्स के द्वारा, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन और 60% वर्ल्ड की लैंड एरिया को कवर की जाती है G20 के मेंबर्स के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट में आ सकती है, ठीक है, तो ध्यान देनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। G20 फाउंड कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी फाउंड। और जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी 1999 में, तो उस समय इसे फॉर्म किया गया था। और ये लेटेस्ट सीरीज़ है पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 इनिशिएटिव की, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। और 18 समिट G20 की हुई थी न्यू दिल्ली में 2023, यानी पिछले साल इंडिया के द्वारा होस्ट की गई है। और वो 18th समिट थी, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। और अभी 19 समिट G20 की हो रही है रियो डी जेनेरियो, जो कि है ब्राज़ील में, ठीक है। और रियो डी जेनेरियो एक और चीज़ के लिए फेमस है, राइट। अगर आपको ये पता है कि क्यों ये फेमस है, किस चीज़ के लिए रियो डी जेनेरियो फेमस थी, ये पर्टिकुलर एक सिटी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और याद रखनी है 19 समिट यहाँ पे होगी, ठीक है। और इंडिया ग्रुप 2 में आती है G20 की। एक क्लासिफिकेशन है कंट्री वाइज, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 ऐसे करके, जहाँ पे कुछ कंट्रीज़ को प्लेस किया गया है। अब जो भी क्राइटेरिया होगी उसके हिसाब से, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इंडिया ग्रुप 2 में आती है G20 की, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक चीज़, कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। अब फोरम है इसीलिए इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स नहीं है, ये याद रखनी है। स्टेटमेंट में आ सकती है कि G20 की हेडक्वार्टर्स लोकेटेड यहाँ वहाँ है, कुछ भी आ सकती है, याद रखनी है। ये फोरम है, इसकी कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर्स लोकेटेड कहीं पे नहीं है। ये एनुअली हर जो कंट्रीज़ हैं G20 की मेंबर्स, उन पे ये रोटेट होते रहती है। और पर्टिकुलर एक कंट्री के द्वारा जो समिट रहती है, वो रिस्पेक्टिवली उसे होस्ट किया जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक न्यूज़ है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है इस पर्टिकुलर न्यूज़ में? ये बात की जा रही है कि इंडिया के द्वारा अपनी कंसर्न को एक्सप्रेस किया गया कि डेवलप कंट्री हैं वो सीरियसली नहीं ले रही हैं क्लाइमेट चेंज एक्शन को लेके, वो कंसर्न नहीं है उतनी सीरियस जितनी बाकी कंट्रीज़ यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे ये बताया गया कि ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, इन्होंने अप हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो अपनी फेज़ में, इंडस्ट्रियलाइज फेज़ में, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को एमिशन कराया। पर जब
अब जब एक्शन लेने की बात आई, ताकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं अभी, जो कि डेवलप्ड नहीं हुई हैं अच्छे से, वो तो इंडस्ट्रियलाइज अभी हैं, राइट, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं। तो जो डेवलप कंट्री हैं वो हेल्प नहीं कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो मिटिगेशन कर सके और एक्शन ले सके, ताकि क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट सिस्टम है जो अच्छे से हो सके। तो यही सारी बात की गई इंडिया के द्वारा। और इसमें पर्टिकुलर एक चीज़ मेंशन है जो कि मिटिगेशन, सॉरी, हाँ, मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, MWP के बारे में मेंशन है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 में लाई गई थी। ये क्यों लाई गई थी? ताकि कंसल्ट कर सके बाकी जितने भी नेशंस हैं उनके साथ, और ताकि जो भी ग्लोबल में जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन हो रही है या जो भी क्लाइमेट एक्शन लेनी है वो अच्छे से ले सके। तो ये दो चीज़ हम देखेंगे इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से। एक तो UNFCCC के बारे में देखेंगे, दूसरी हम देखेंगे MWP के बारे में, यानी मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम के बारे में। MWP शॉर्ट फॉर्म है। ये एक मैकेनिज्म है जो सेटअप की गई है UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा, ठीक है। क्यों की गई है? ताकि ये एक दूसरे कंट्री के साथ कंसल्ट कर सके, मिटिगेशन कर सके, मीन्स मिटिगेशन नहीं, बाइंड कर सके जो भी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, राइट। जो भी दोनों कंट्रीज की जो भी डिसीजन है, राइट, या जो भी रिकमेंडेशन है वो एक दूसरे कंट्रीज यानी डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ बाइंड कर सके, ताकि अच्छे से एक्शन लिया जा सके जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए कंसर्न है, राइट, क्लाइमेट सिस्टम के लिए कंसर्न है। और जिसके वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग की जो लिमिट है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ है, मतलब काम क्या करती है, तो वही मिटिगेशन करने, सॉरी, मिटिगेशन नहीं, आप वो कह सकते हो उसे, कंसल्टेंट के तौर पे काम करती है ये पर्टिकुलर जो मैकेनिज्म है, जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है, और जो भी डिसीजन है दोनों डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज़ की, वो दोनों को कहीं ना कहीं फ्रूटफुल मैनर में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। तो बस इतनी याद रखनी है कि मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम कौन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखनी है UNFCCC के द्वारा ये लाई गई है। और ये किस चीज़ से कंसर्न करती है, तो क्लाइमेट चेंज से कंसर्न करती है, ठीक है, रिलेट करती है, ये आपको बस याद रखना होगा। और ये कब क्रिएट की गई थी? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, COP27, जो शरम एल शेख यानी इजिप्ट में जो हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 UNFCCC की, वहाँ इसे मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम को इस्टेब्लिश लॉन्च किया गया था, ये सेटअप किया गया था। ये एक मैकेनिज्म है, याद रखनी है। अब हम देखेंगे UNFCCC के बारे में। तो UNFCCC की अभी हमने तीन चीज़ देख ली। एक तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, ये कहाँ हुई थी? तो इजिप्ट में हुई थी, ठीक है। दूसरी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ये दुबई में हुई थी पिछले साल, याद रखनी है। और अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 अभी हो रही है, जो कि बाकू अजरबैजान कंट्री के द्वारा कंडक्ट की जा रही है, ठीक है। बाकू अजरबैजान में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन सी हो रही है? 29। ये दोनों पे क्वेश्चन आ सकती है स्टेटमेंट, इसलिए याद रखनी है। अब हम ऑरिजिन देखेंगे कैसे UNFCCC को लाया गया। तो एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, राइट, UNCED, और जिसे हम इनफॉर्मली नेम यानी अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, राइट। जो कहाँ हुई थी? तो रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ब्राज़ील में, राइट, 1992 में। अब ये पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के तो तहत तीन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस को पेश की गई थी कंट्रीज के द्वारा। एक तो क्लाइमेट चेंज के लिए, दूसरी बायोडाइवर्सिटी के लिए, और तीसरी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब जो क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन लाई गई, इसे ही हम यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों लाई गई थी? क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी चीज़ों के लिए, और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लाया गया, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एजेंडा 21 या Rio+5 या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह होती हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली कन्वेंशन के तहत उन सारी चीज़ों को पेश की गई, ठीक है। अब हम UNFCCC के बारे में देख रहे हैं, तो उसी ही देखेंगे। तो UNFCCC क्या है? तो यह एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्यों ये ट्रीटी लाई गई? ताकि जो भी ह्यूमन की इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम में, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है, राइट, ग्रीन हाउसेस गैसेस बढ़ रही हैं, उसे कहीं ना कहीं कन्वर्ट किया जा सके, लड़ा जा सके, और ताकि अच्छी सी क्लाइमेट सिस्टम को मेंटेन किया जा सके, राइट, जो कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ दोनों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी।
अब ये ट्रीटी फोर्स में कब आई, तो 1994 में, ठीक है। और ये ओवरऑल यूएनएफ ट्रिपल सी याद रखनी है, ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। इसके अंदर जो पेरिस अग्रीमेंट लाई गई है, राइट, या काइटो प्रोटोकॉल, वो सारी चीज़ को आप कह सकते हैं कि वो लीगली बाइंडिंग है। जैसे पेरिस अग्रीमेंट, तो वो तो लीगली बाइंडिंग है, यानी जो भी कंट्रीज़ हैं उन्हें माननी होगी डिसीजन, अगर इस अग्रीमेंट में जो भी चीज़ कंडक्ट की जा रही है उससे, ठीक है। ओवरऑल ये याद रखनी है कि यूएनएफ ट्रिपल सी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, इंटरनेशनल ट्रीटी है पर लीगली बाइंडिंग नहीं है। अब हमारी चीज़ें देखेंगे, मेन एम क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी की, तो यही है कि ग्रीन हाउस गैसेस को एटमॉस्फेयर में जो बढ़ रही है, राइट, उसे लिमिट करनी है, ताकि क्लाइमेट चेंज वाली जो चीज़ें हैं उसे उससे लड़ा जा सके और उसे रोका जा सके। और इसी यूएनएफ ट्रिपल सी के तहत दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई गई थी। एक तो काइटो प्रोटोकॉल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, किस चीज़ से रिलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, ठीक है। और यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा लाई गई थी, ये याद रखनी होगी। इसे साइन की गई 1997 में, जो 2005 से लेकर 2020 तक इसे रन कराएगी। इसमें वही थी बेसिकली, क्या फ्रेमवर्क रहेगी, टारगेट्स रहेगी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। फिर उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट आई, जिसने सुपरसीड किया काइटो प्रोटोकॉल को, ये याद रखनी है। और यही अभी एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। इसी में वर्क की जा रही है ग्रीन हाउस गैसेस से लड़ने के लिए और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। अब इंडिया याद रखनी है आपको कि ये नॉन एनेक्स कंट्री में आती है। अब यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा भी कुछ ग्रुप्स डिसाइड की गई हैं जहाँ पे डेवलप कंट्री रहेंगी, राइट, फिर उसके बाद जो उससे कम जो डेवलप कंट्री हैं वो रहेगी, फिर डेवलपिंग कंट्रीज रहेंगे, राइट। तो ये सारी ग्रुप्स डिसाइड की गई है जहाँ हर ग्रुप वाली कंट्री एक्शन लेगी क्लाइमेट चेंज और ग्रीन हाउस गैसेस को मेंटेन या वो करने के लिए, क्या कहते हैं, स्टेबल करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ग्रुप डिसाइड की गई थी यूएनएफ ट्रिपल सी के द्वारा। पर आपको याद रखनी है कि इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट आ सकती है क्योंकि। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब यूएनएफ ट्रिपल सी क्लाइमेट सिस्टम से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, राइट, ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी गैसेस को ग्रीन हाउस गैस कंसिडर की जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में आपसे यूपीएससी पूछे, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पूछ सकती है कि आप बताएं कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन कौन सी गैसेस को ग्रीन हाउस गैस कंसिडर किया जाता है। तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मिथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये कुछ ये कुछ क्या मेनली यही है ग्रीन हाउस गैसेस जिसके वजह से एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट चेंज वाली समस्या हो रही है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इन पर्टिकुलर ग्रीन हाउस गैसेस पे। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे सेंटर अब नॉर्म्स को अभी थोड़ी सी ईज करेगी। क्यों करेगी? सोयाबीन प्रोक्यूरमेंट्स के लिए, ठीक है। तो एमएसपी से रिलेटेड न्यूज़ है, तो एमएसपी को हम देखेंगे। अब ये सेंटर किस के लिए नॉर्म्स ईज कर रही है, ये आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगी। जनरल जो बेसिक चीज़ है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसी पे क्वेश्चन आएगी। और इस पे यूपीएससी ने 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है और हर एस्पिरेट्स को पता होना चाहिए एमएसपी के बारे में, राइट, इसलिए ये बार बार आती है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो एमएसपी इसकी शॉर्ट फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। ये दो पर्टिकुलर जो सीज़न है, खरीफ और राबी, इसके लिए डिक्लेयर की जाती है, और सारी क्रॉप्स नहीं है, सेलेक्टेड क्रॉप्स है जिसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जनरली जो कटौती या प्लांटेशन सीज़न से पहले ये अनाउंस की जाती है, और ईयर में 2 बार अनाउंस की जाती है। देख सकते हैं खरीफ और रबी सीज़न वाले के लिए याद रखनी है। और ये पहले क्यों लाई गई थी? ये लाई गई थी पहले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाई गई थी ताकि फार्मर्स अडॉप्ट कर सके टेक्नोलॉजीज़ को, जिसके वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। फिर 2000 के बाद क्या की गई, इसे मार्केट इंटरवेंशन एक स्कीम के तहत इसे कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि किस चीज़ में काम कर रही है अभी, तो फार्मर की इनकम बढ़ाने में मदद कर रही है, राइट। तो ये आपको याद रखनी है। और मेन एम क्या है इस पर्टिकुलर मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, कि फार्मर्स की इनकम को बढ़ाई जा सके। दूसरी चीज़ क्या है कि इंडिया की फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ किया जा सके। तो फूड सिक्योरिटी और जो फार्मर की मिनिमम प्रॉफिट है यानी इनकम है, उसे बढ़ाई जाए, इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी यूज़ की जाती है, और यही एम है, याद रखनी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस अभी जस्ट आपको मैंने बताया कि ये 2 बार ईयर में डिक्लेयर की जाती है। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन फिक्स करता है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखनी है। ये की जाती है किसकी रिकमेंडेशन से फिक्स, तो कमीशन फॉर
एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, इनके द्वारा MSP को फिक्स किया जाता है। हालांकि ये एपेक्स एडवाइजरी बॉडी है, याद रखनी है, जो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। एडवाइजरी बॉडी का मतलब आप समझ पा रहे हैं, राइट? एडवाइस ये सिर्फ देती है। अब गवर्नमेंट चाहे तो इसे मान भी सकती है इनकी एडवाइस, चाहे तो नहीं भी मान सकती है, याद रखनी है, ठीक है? एडवाइजरी इन नेचर है। अगर वहाँ पे ऐसे रिजिड स्टेटमेंट आती है स्टेटमेंट में कि गवर्नमेंट को तो माननी ही पड़ेगी जो भी रिकमेंडेशन कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस देती है MSP से रिलेटेड, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, क्योंकि एडवाइजरी इन नेचर है ये बॉडी, ठीक है? तो यहाँ सेम चीज़ लिखी हुई है कि सारी रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं है किसी ये CP की अडॉप्ट ही कर ली जाए, समटाइम्स कुछ चेंजेस भी की जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यही सारी बातें हैं जो अभी आपको बताई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कौन सी ऐसी बॉडीज़ हैं जो इम्प्लीमेंट करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन NAFED, तो ये दो बॉडी हैं जो इम्प्लीमेंट करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को स्टेट लेवल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखनी होगी, ठीक है? रिकमेंड कौन करता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है, याद रखनी है। अब हम देखेंगे कितनी कमोडिटीज़ कवर्ड हैं, ठीक है, क्या क्या कवर्ड है MSP के अंदर, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आई हुई है UPSC में, इसलिए। तो टोटल 23 कमोडिटी है, इंक्लूडिंग FRP जो शुगर केन के लिए प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? तो क्या क्या चीज़ कवर्ड है, तो ये चार चीज़ याद रखें। सीरियल्स कवर्ड है, पल्सेस कवर्ड है, ऑयल सीड्स कवर्ड है और कमर्शियल क्रॉप्स। अब सीरियल्स में क्या क्या कवर्ड है, तो पैडी, वीट, मेज, सॉग्रम, पेरल, मिलेट, बार्ली, रागी, ठीक है? और पल्सेस में क्या क्या कवर्ड है, तो चिकपी, ग्राम या ग्रामी, तूर, मूंग, उड़द और लिंटल, ये पल्सेस में कवर्ड है। ऑयल सीड्स में क्या क्या कवर्ड है, तो पीनट, रेप सीड, सोयाबीन, सिसमे, सनफ्लावर, सैफफ्लावर और नाइजर सीड्स। और कमर्शियल क्रॉप्स में कोपरा, शुगर केन, कॉटन, रॉ जूट, तो ये कमर्शियल क्रॉप्स में ये चार चीज़ें कवर्ड है। अब UPSC क्या करती है, कभी कभी ये आपसे पूछ ले कि नीचे दी गई ऑप्शन में कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड हैं MSP के अंदर, ठीक है? तो वहाँ सीरियल्स लिख देगी, पल्सेस लिख देगी, ऑयलसीड लिख देगी, कमर्शियल क्रॉप्स लिख देगी। या आपसे पूछ ले कि कमर्शियल सॉरी सीरियल क्रॉप्स में कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड हैं, सीरियल्स में क्या क्या कवर्ड है MSP के अंदर, या पल्सेस में कौन कौन सी चीज़ें कवर्ड हैं, या ऑयल सीड में कौन कौन सी सीड्स कवर्ड हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकती है। हालांकि कमर्शियल क्रॉप्स पे तो UPSC ने बहुत बार पूछा हुआ है, और यहाँ तक कि रॉजूट और कॉटन पे अलग से भी पूछ लिया, राइट? तो कोपरा और शुगर केन के बारे में एक बार देख लिया अलग से, ठीक है, क्योंकि पूछी जा सकती है इनडायरेक्टली। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैं जो कि चेयर किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, यही रिस्पॉन्सिबल है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करने के लिए। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी एक बार समझ लें आप यहाँ। या तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में आप पूछ लें कि कब रिलीज़ की जाती है, कौन से सीज़न के लिए सारी क्रॉप्स कवर्ड है या नहीं, पहले क्यों लाई गई थी, इसकी एम क्या है, ठीक है? सॉविंग प्लांटिंग किस पहले की जाती है, बाद में की जाती है। ये आपसे पूछ ली जाएगी, ये आपसे पूछ ली जाएगी इन जनरल कि ये कौन फिक्स करता है MSP को, या कौन इम्प्लीमेंट करता है MSP को। या आपसे पूछ ली जाएगी कि कितनी कमोडिटीज़ कवर्ड है, या आपसे पूछ ली जाएगी कि कौन अनाउंस करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, ठीक है? या आपसे इनमें पूछ ली जाएगी सीरियल्स में क्या क्या कवर्ड है, पल्सेस में क्या क्या, ऑयल सीड्स में क्या क्या, या ओवरऑल पूछ ले, कुछ सीरियल्स ले ले, कुछ ऑयल सीड्स से ले ले, कुछ पल्सेस से ले ले, और आपसे पूछ ले जैसे कि UPSC ने पहले पूछा हुआ है, ठीक है? तो ये MSP पे ऐसे टाइप की क्वेश्चन फ्रेम होगी जो कि दिमाग में रखना है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे इंडिया बांग्लादेश की रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है, ठीक है? अब यहीं पे साफ्टा एग्रीमेंट के बारे में बात की गई, उसी हम देखेंगे। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है? और कुछ भी ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे बीमस्टैक पे मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है? और रिसेंट टाइम से बीमस्टैक भी न्यूज़ में थी, तो बीमस्टैक की मैं लिंक आई बटन में लास्ट में वीडियो में ऐड कर दूंगा, आप बीमस्टैक के बारे में ज़रूर देखें, क्योंकि सार्क भी न्यूज़ में थी और सार्क की वजह से बीमस्टैक न्यूज़ में थी। तो बीमस्टैक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इंडिया की ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? और न्यूज़ में द हिंदू में ये बहुत बार अभी आ चुकी है। तो सेपरेट वीडियो है, आई बटन में रहेगी, ज़रूर वॉच करें अगर आपको नहीं पता है तो, या अगर आप रिवीजन पर्पज से भी देखना चाहते हैं तो उसे ज़रूर देखें। अब हम देखेंगे साफ्टा के बारे में। तो फुल फॉर्म क्या है साफ्टा अग्रीमेंट की, तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, ठीक है? फ्री ट्रेड एरिया, इसकी जो अग्रीमेंट हुई थी इतनी साफ्टा के नाम से हम जानते हैं। UPSC पूछ सकती है कि साफ्टा अग्रीमेंट रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, राइट? ये तो आपसे पूछ सकती है, या आपसे पूछ सकती है कि साफ्टा अग्रीमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो फ्री ट्रेड से रिलेटेड है, याद रखनी है।
तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जिसे 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ के द्वारा साइन किया गया है। अब ये 8 साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन कौन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है। अब इसकी एम क्या है, ये क्यों साइन की गई थी, ताकि इकोनॉमिक कॉपरेशन और इंटीग्रेशन इन कंट्रीज़ के बीच में बढ़ाया जा सके। और ये कब फोर्स में आई साफ्टा अग्रीमेंट, तो याद रखनी है 2006 में। और इसकी पर्टिकुलर इस अग्रीमेंट की कोई एक हेडक्वार्टर्स भी है जो आपको ध्यान में रखना होगा, कहाँ है, तो काठमांडू, नेपाल। अब ये कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगी, सबसे पहले तो साफ्टा अग्रीमेंट न्यूज़ में है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ट्रेड। दूसरी चीज़, साफ्टा अग्रीमेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो ये कंट्रीज याद रखनी है। या आपसे साफ्टा अग्रीमेंट के बारे में पूछ लें कि ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, 8 साउथ एशियन कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, इसकी एम क्या है, कब फोर्स में है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये बेसिक चीज़ पे पूछ लें। तो याद रखनी इंपॉर्टेंट है ये साफ्टा अग्रीमेंट। दूसरी बीमस्टैक इंपॉर्टेंट है, आई बटन में लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ देख लेंगे वो आप उससे, ठीक है। अब ये एक आर्टिकल है, ये इसे आप समझने की कोशिश करते हैं। अब ये इंडिया के द्वारा बताई गई है कि 2030 तक इंडिया को अपनी स्केल को बढ़ा लेनी चाहिए, राइट। अपनी जो भी एक्शन ले रही है इंडिया डायबिटीज़ को टारगेट करने के लिए, राइट। तो डायबिटीज़ के लिए जितनी हो सके उतनी एक्शन लेनी चाहिए इंडिया को, ताकि जो भी डब्ल्यूएचओ के द्वारा टारगेट सेटअप की गई है 2030 तक डायबिटीज़ से रिलेटेड, राइट, उसे अचीव कर सके। तो हम डब्ल्यूएचओ के बारे में देखेंगे, उसके अलावा कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं, डब्ल्यूएचओ। ये स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। सबसे पहले तो इसी पे क्वेश्चन पूछ लेगी यूपीएससी कि ये स्पेशलाइज एजेंसी है या नहीं, ठीक है। तो याद रखनी है स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, तो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ यानी हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है डब्ल्यूएचओ की, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। हेडक्वार्टर्स याद रखनी है, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी पूछती है जहाँ आपसे पूछेगी हेडक्वार्टर्स, दूसरी चीज़ इंडिया इसकी पार्ट है या नहीं, मेंबर है या नहीं, तीसरी चीज़ ये स्पेशलाइज एजेंसी है या नहीं। तो ये इसी पे बेसिकली क्वेश्चन आती है, तो याद रखनी है। और ये 6 रीजनल ऑफिस भी है, 150 फील्ड ऑफिस भी है वर्ल्ड वाइड। तो बहुत बड़ी इसकी ऑफिस है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश कब हुई है, तो 1948 में। इंडिया मेंबर है डब्ल्यूएचओ की, याद रखनी है। और इसे गवर्न कौन करता है, तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा गवर्न की जाती है, जिसके अंदर 194 मेंबर स्टेट यानी मेंबर कंट्रीज इसके अंदर होते हैं। अब बढ़ेंगे हम आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है अभी कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स को एक टूना फिश की एक्सपोर्ट हब बना दी जाए। ऐसा क्यों बना दी जाए, क्योंकि जो इंडियन ओशियन है वहाँ पे उसे सेकेंड लार्जेस्ट टूना रीजन कंसीडर किया जाता है वर्ल्ड में। और दूसरी बात कि इस रीजन में 21% वर्ल्ड की टूना फिश प्रोड्यूस होती है। और इंडिया के लिए भी ये बहुत अच्छी एक लोकेशन है, राइट, जहाँ से इंडिया बहुत ज़्यादा ऐसी फिशेस को एक्सपोर्ट करती है। तो इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज़ में थी। अब हम टूना फिश के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि क्या है। और कुछ कुछ टूना फिश की स्पीसीज यहाँ मेंशन है, क्योंकि एक टाइप की ही टूना फिश नहीं होती है, बहुत टाइप की इसकी अलग अलग स्पीसीज है। तो वो मेंशन है, उसकी आईयूसीएन स्टेटस हम देखेंगे। और मैरीटाइम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में मेंशन है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो आप टूना फिश देख लें, ये है टूना फिश, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं जो न्यूज़ में कवर्ड है। तो ये फैक्ट है, थोड़ी जानकारी आपको याद रखनी होगी। ये इंडियन ओशियन को सेकंड लार्जेस्ट टूना रीजन कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में। दूसरी चीज़, इंडियन ओशियन में 21% वर्ल्ड की टूना प्रोड्यूस होती है। और ये 3 स्पीसीज हैं टूना की, फिश की, जो मेंशन इस पर्टिकुलर न्यूज़ में थी। तो स्किपजैक टूना याद रखनी है, इसकी आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। येलो फिन टूना जिसकी आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। और बिग आई टूना टूना इस ये फिश की आईयूसीएन स्टेटस है वर्नरेबल, ठीक है, इसलिए याद रखनी है। ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन ओशियन में ही टूना फिश पाई जाती है वर्ल्ड में, और कहीं नहीं पाई जाती है, राइट। या ये स्टेटमेंट आ जाएगी कि इंडियन ओशियन को सेकंड या थर्ड या फोर्थ जो भी चेंजेस करके पूछना चाहती है, वैसे आपसे ये पूछ सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये फैक्ट पे क्वेश्चन आ सकती है कि 21% वर्ल्ड की टूना इंडियन ओशियन में प्रोड्यूस होती है। तीसरी चीज़, आईयूसीएन स्टेटस के बारे में आपसे पूछ सकती है कि जितनी भी टूना फिश है उनकी आईयूसीएन स्टेटस या तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, या तो लिस्ट कंसर्न है, या तो वर्नरेबल है। तो वैसे चेंज करके यूपीएससी पूछ सकती है, राइट। और ये फिश की कैटेगरी यानी स्पीसीज कवर्ड है, तो इसको याद रखना होगा कि स्किप जैक, येलो फिन ये लिस्ट कंसर्न है, और बिग आई टूना ये वर्नरेबल है, ठीक है। और एक ही टूना फिश इंडेंजर्ड है, और कोई भी टूना फिश याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही टूना फिश की स्पीसीज है जो कि ब्लूफिन टूना, जो इस पर्टिकुलर आप इमेज में देख सकते हैं, यही इंडेंजर्ड है।
और इसके अलावा जितनी भी स्पीसीज हैं टूना फिश की, उनमें से कोई भी आईयूसीएन के हिसाब से क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। सिर्फ ब्लूफिन टूना फिश जो है, ये इमेज में देख सकते हैं, ये इंडेंजर्ड है। बाकी लिस्ट कंसर्न है, और सिर्फ एक ही टूना फिश है जो कि बिग आई टूना है, जो कि वनरेबल है। ठीक है, ये कुछ जानकारी आपको दिमाग में रखनी है। कोई भी टूना फिश क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, एक तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज़, सिर्फ इंडियन ओशन नहीं, बाकी ओशन में भी टूना फिश मिलती है, ये याद रखनी है। तीसरी चीज़, कि ये जो पर्टिकुलर टूना है, टूना फिश यानी स्किप जैक और येलो फिन और बिग आई टूना है, इसके बारे में भी डायरेक्टली आ सकती है। तो ये याद रखनी है कि ये लिस्ट कंसर्न है, और बिग आई टूना ये वर्नरेबल है। तो ये थोड़ी ध्यान में आपको रखनी होगी। अब हम मैरीटाइम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में, यानी एमपीडा के बारे में देखेंगे। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखनी है। ये इस्टेब्लिश कब हुई है? तो 1972 में। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, काम क्या करती है ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट अथॉरिटी? तो जाहिर सी बात है, मरीन प्रोडक्ट है उसकी एक्सपोर्ट को ये प्रमोट करती है। तो जो भी स्टैंडर्ड्स वगैरह रहेंगी, राइट, या जो भी फैक्ट्स या डेटा वगैरह रहेगी या जानकारी रहेगी, बेसिकली एक्सपोर्ट फिश मरीन प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट को लेकर, वो सारी चीज़ें ये मेंटेन करेगी। तो याद रखनी है, सैजिटरी बॉडी है, 1972 में इस्टेब्लिश हुई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और काम क्या करती है? तो ये मरीन प्रोडक्ट्स को ये प्रमोट करती है, राइट, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखना है आपको। डायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन आ सकती है, क्योंकि तो यही थी आज की न्यूज़ डिस्कशन में, सारी चीज़ें कवर्ड। उम्मीद करूँगा बहुत सारी नई जानकारी आपने सीखी। तो वीडियो ज़रूर लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी यूपीएससी गाइड के नाम से क्रिएटेड है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की डेट की न्यूज़ डिस्कशन में। टिल दैट टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।